बच्चों, कल हमने बात की थी वर्ब इन ग्रामर थ्रू प्रैक्टिस, और इसको समझने के लिए हमने बात की थी कि वर्ब को हम 4 भागों में बांट सकते हैं: ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, जिसके अंतर्गत मॉडल वर्ब्स भी आ जाती हैं। लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलेगा। अब आप इसे महीनों पढ़ते जाइए, इसके लिए आपको कुछ देना तो पड़ नहीं रहा, लेकिन अच्छा हो जाएगा कि आपको थ्रू प्रैक्टिस सारे अंतर धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे, और मैं तब समझाऊंगा। जब आपको आने लगेंगे तो आपको मज़ा आएगा। होता क्या है कि स्कूल और कॉलेजेस में पहले रूल्स बताए जाते हैं और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। भाई, जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन से हम स्कूल कब गए थे? जब हमें तुतलाना आ गया था, जब हमें अपनी बात पूछनी और कहनी, बतानी और दूसरे की समझनी आ गई थी। और वो तब समझ में आती है जब हमारी कोई गलतियां ना निकाले। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने पहले कई तरह से सेंटेंसेस किए, लेकिन आपको क्यों याद रहा कि द कार रन्स ऑन द रोड? आपको क्यों याद रहा कि आस्था गोज टू स्कूल एवरी डे? आपको क्यों याद रहा व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? आपको क्यों याद रहा ट्रूथ इज एवर ग्रीन? आपको क्यों याद रहा कि द कैट लाइक्स मिल्क? इसलिए कि मैंने इन सभी वाक्यों को पहले गलत सलत तोड़ मरोड़ के खेल खेल में आपको बताया ना कि और अच्छा करो, और अच्छा करो, और अच्छा करो, और अल्टीमेटली ठीक करो। तो आज हम कहें कि असीम न्यू ए हैज़ बैट। दूसरी बार हम कहें कि ए बैट न्यू असीम हैज़। तीसरी बार हम कहें हैज़ ए बैट न्यू असीम। चौथी बार हम कहें असीम हैज़ ए न्यू बैट। तो सभी लोगों के हाथ खड़े हो जाएंगे, सर ये 4th वन वाला ठीक है। आपको कोई रूल थोड़ी बताए हैं, सिंपल ही कहा है ना कि पहले यूज़ करो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद यूज़ करो वर्ब। अब इसमें कौन सी वर्ब है? असीम हैज़ ए न्यू बैट में हैज़। ए न्यू बैट यानी न्यू क्या है? विशेषता है किसकी? बैट की। यानी कि वो आगे समझेंगे कि इसे हम एडजेक्टिव क्यों कहते हैं और उसे हमने वर्ब क्यों कहा। ठीक ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, अगला और सेंटेंस लेते हैं, नो क्लाउड इज देयर स्काई द इन। सर ये तो कुछ बना ही नहीं। अरे तुम जुगाड़ करो ना, बनाओ ना, तुक्का मारो ना।
नो देर इज क्लाउड स्काई इन द, नहीं सर ये भी जुगाड़ तो सही नहीं बैठ रहा। द इन स्काई देयर क्लाउड नो इन इज, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो आप बता सकते हो क्या होगा ठीक? तो आप में से सारे बच्चे चिल्ला पड़ेंगे कि यार सर को खुद नहीं आता और हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप तुरंत कहोगे देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई। तो देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई में बेटा वर्ब क्या है? इज। तब हम ऑर्डरिंग द सेंटेंसेस के माध्यम से बार बार क्या रख रहे हैं? इट के बाद, देयर के बाद, राम के बाद कोई वर्ब आनी चाहिए। मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब आनी चाहिए या हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, लेकिन वर्ब ही आनी चाहिए। चलिए एक और बात कर लेते हैं। हैव लेसन्स माई आई लर्न ऑलरेडी। दूसरी बात करते हैं, ऑलरेडी लर्नड आई माई लेसन्स हैव। तीसरी बात कर लेते हैं, लेसन माई आई हैव लर्नड ऑलरेडी। इनमें किसी में भी सब्जेक्ट यानी कि आई के बाद वर्ब तो नहीं आई ना, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे आई हैव ऑलरेडी लर्नड माई लेसन्स। तो यार तुम लोग तो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। मैं ये हमेशा कहता हूँ, चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ ए पर्सन। और जिन्हें द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, यानी बच्चों को सिखाना, पढ़ाना, सुनाना, उन्हें मज़े दिलाना आता है, बस ये मान लीजिए कि वो भगवान के काफ़ी निकट है। एक और, नेवर गोज ऑनेस्टी अनरिवार्डेड। अब सीधा नेवर गोज, तो आप कहोगे सर नेवर के बाद गोज आ गया, ये सेंटेंस तो ठीक ही है। और अगर ये मैं कह दूं अनरिवार्डेड ऑनेस्टी गोज नेवर, तो अब आप मुझे 4 अल्टरनेटिव पर जाना ही नहीं पड़ेगा। आप तुरंत कह दोगे ऑनेस्टी नेवर गोज अनरिवार्डेड। यानी कि अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप मेहनती हैं, अगर आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अगर आप उसी तरह से 4, 5, 6 और सेंटेंस बना दे रहे हैं तो आप ऑनेस्ट हैं। और नहीं तो कभी ऑन कर लिया, कभी ऑफ कर दिया, कभी बात कर ली, कभी चाय पी ली, कभी खेल लिया, उससे काम नहीं बनता। तो ऑर्डरिंग सेंटेंसेस में आज का लास्ट सेंटेंस मैं लेता हूं, डेली मदर माय गोज टेम्पल टू। टेम्पल टू गोज डेली माय मदर। और अब आप इतने पे ही बता दोगे, 4 ऑल्टरनेटिव की ज़रूरत ही नहीं है। माय मदर गोज टू टेम्पल डेली। तो इस तरह से बच्चों आपने इस माध्यम से ये सीखा कि हमें कैसे ऑर्डर करना है सेंटेंस को, यानी क्रमबद्ध करना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो हमने इस तरह से इस क्रम में ये सीखा था। और इसी के दूसरे क्रम में जहाँ पर हम वर्ब की बात कर रहे थे,
बच्चों, हिंदी में मैं जाता हूं, तुम जाते हो, हम जा रहे हैं, वे जा चुके हैं। अर्थात एक ही शब्द को हम जाना 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 जाते हैं, लेकिन उसके विभिन्न रूपों का प्रयोग नहीं करते हैं। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में शब्द प्लस उसके 4 और रूप होते हैं। जैसे मान लिया कि वर्ड है गो, गो दूसरा यूज होता है गोज, तीसरा यूज होता है गोइंग, चौथा यूज होता है वेंट, और पांचवा यूज होता है गॉन। गो, गोज, गोइंग, वेंट, गॉन। लेकिन इस तरह से अगर हम रखते हैं तो याद करना मुश्किल होता है, तो हम बोर्ड पर ऊपर लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ईएस फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। तो जो बोर्ड पर हमने लिखा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ईएस फॉर्म, तो उसको हम, जैसे थर्ड फॉर्म है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी लिख देते हैं, और आईएनजी फॉर्म तो लिख ही रहे हैं, उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी लिख देते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत सारे, जैसे था वर्ड पहला था फेल, फेल की 3 फॉर्म, फेल के 5 फॉर्म क्या होंगी? फेल, हमने कल जो यूज़ किया था वो सेकंड फॉर्म यूज़ की थी। फेल, फेल्स, फेल्ड, फेल्ड, फेलिंग, हो गई ना। तो लेकिन हाँ, लिखने की दृष्टि से हम कहेंगे फेल, फेल्ड, फेल्ड, फेल्स, फेलिंग। दूसरी वर्ब हमने ली थी तो थी टेल, टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेल्स, टेलिंग। चौथी वर्ब इसी वाले टेल वाले सेंटेंस में जो हमने की थी, से, सेड, सेड, सेज, सेइंग। अंग्रेजी में कई वर्ब ऐसी हैं जिनकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं और आईएनजी और ईएस अलग हो जाती हैं। कई ऐसी होती हैं जिसमें तीनों सभी अलग अलग होती हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, और कई ऐसी होती हैं जिसमें 2 एक जैसी होती हैं और 1 अलग होती है। तो से का मैंने आपको बताया, गो का मैं आपको बता चुका हूँ, टेल का मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरह से एक वर्ड होता है फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन, फॉरबिड्स, फॉरबिडिंग, जिसकी हिंदी होती है मना करना। जैसे हमने किया था अनिल फॉरबिड मी टू गो अवे। इसी तरह से को हम कर ही चुके हैं, से, सेड, सेड, सेज, सेइंग। लेकिन उसके बाद सेड को हमने वर्ब के रूप में जब यूज़ किया था तो हमने किया था वर्ड रिवील, रिवील, रिवील्ड, रिवील्ड, रिवील्स, रिवीलिंग। तो इस तरह से अगला वर्ड हमने किया था वर्ड था सी, सी, सॉ,
सीन, सीज, सीइंग। लेकिन वर्ब के रूप में जहाँ पर क्या यूज़ होना चाहिए आंसर के साथ, पेपर के साथ, तो एग्जामिन होना चाहिए था। एग्जामिन, एग्जामिन्ड, एग्जामिन्ड, एग्जामिन्स, एग्जामिनिंग। तो मैंने आपको ये जो कल के दोनों ऑर्डरिंग द सेंटेंसेस और यूज ऑफ वर्ब इन प्रैक्टिकल ग्रामर को क्यों लिया, ताकि आगे जब आप समझेंगे तो आप पीछे का भी देखने की आदत डालेंगे। यस इट वाज। तो रिवीजन है, रिपीटिशन है, रिकलेक्शन है, रिमाइंडर है, तभी ज्ञान की वृद्धि होती है। बच्चों इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जुग भया, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम से, पढ़े सो पंडित होए। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इट इज बेटर टू रीड वन बुक फॉर 10 times than to read 10 books for 1 time. It is better to read one book for 10 times than to read 10 books for 1 time. तो आइए इसको जो कल का मैंने रिवाइज किया उससे आगे बढ़ते हैं। अगर हमें यह सेंटेंस दे दिया जाए कि वी एडवाइज देम बट दे वुड नॉट लिसन टू अस, सेंटेंस फिर से बोलता हूं, वी एडवाइज्ड देम बट दे वुड नॉट लिसन टू अस। हमने उन्हें सलाह दी लेकिन उन्होंने हमें नहीं सुना होगा। तो हमें ये पता है कि ये पास्ट टेंस है, तो हमें क्या कहना चाहिए था? वी एडवाइज देम बट दे डिड नॉट लिसन टू अस। वुड क्यों आया? कोई विल का यहाँ पर यूज़ हो रहा था, जो कि विल का वुड होता, शैल का शुड होता। तो पास्ट इंडेफिनिट है तो पूरा ही सेंटेंस तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। हाँ, ये टेंसेस क्या हैं ये भी धीरे धीरे समझाऊंगा, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा की क्लास में आप बोर हो जाएंगे, इसलिए उसे धीरे धीरे, चाहे साल लग जाए, कोई आपको फीस तो देनी नहीं पड़ रही, आप सीख जाएंगे, यही मेरा सौभाग्य होगा। अगला सेंटेंस है, द टीचर होप्ड दैट यू विल नॉट पास इन द एग्जामिनेशन। तो द टीचर होप्ड, एक तो पास्ट टेंस यहाँ है तो अंडरस्टूड है कि आगे विल का वुड होगा, लेकिन कोई भी टीचर किसी के फेल होने की अपेक्षा नहीं करता, इच्छा नहीं करता, आशा नहीं करता। तो यहाँ पर होप शब्द गलत है। क्या होना चाहिए था कि अध्यापक को डर था। क्या डर था? द टीचर feared that you would not fail in the examination. You would fail in the examination. Not तो था ही नहीं। तो the teacher feared that, the teacher feared, वहाँ पर होप था ना, होप नहीं होना चाहिए, होप तो पास के लिए आना चाहिए। feared that you would fail in the examination. तो इस तरह से हम धीरे धीरे ये सीखते हैं कि सही जगह पर सही वर्ब किसे कैसे लगाएं। और जिस दिन हमें ये बात समझ में आ जाएगी उसी दिन हम विश्व विजयी हो जाएंगे अपनी बात कहने में। अगला सेंटेंस है जैसे, आई रिक्वेस्टेड हिम फॉर ए लोन
but he denied. डिनाई का मतलब होता है अपने आप को मना करना, और दूसरे को मना करने के लिए क्या यूज वर्ड होता है? रिफ्यूज. आई रिक्वेस्टेड हिम फॉर ए लोन बट ही आई रिक्वेस्टेड हिम फॉर ए लोन बट ही रिफ्यूज्ड. डिनाई होता है तुमने चोरी की और मैं उसे आई डिनाइड या आई एक्सेप्टेड. आई डिनाइड मैंने स्वीकार ही नहीं करा, लेकिन ये दूसरे की बात है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? डिनाई की जगह रिफ्यूज, जबकि दोनों ही सिनोनिम्स हैं. ये वैसे ही समझना होगा जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, किसी और उसमें एपिसोड में मैं देख रहा था. एरर का होता है भूल चूक, मिस्टेक का मतलब होता है गलती, और ब्लंडर का क्या होता है? महान गलती. तो ऐसे हैं तो तीनों ही गलतियां, लेकिन उसके अलग अलग उपयोग हैं. इसे कहते हैं वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड. चलिए अगला ले लेते हैं. द शिप वॉज ड्राउन्ड इन द सी एंड ऑल द क्रूज सैंक. तो डूबता क्या है? दोनों डूबते हैं, लेकिन अगर मटेरियल थिंग डूबती है तो सिंक करती है, और जीव डूबता है, चाहे वो कीड़ा हो, मकोड़ा हो, हम हो, आप हो, वो. तो द शिप सैंक इन द सी एंड ऑल द क्रूज, उसमें बैठे हुए जितने भी वो चालक थे वो सब डूब गए, ड्राउंड. तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर ये किया, और एक लास्ट सेंटेंस आज का और लेते हुए वाइंड अप करूँगा. कीप दीज बुक्स ऑन द टेबल. तो मेज कीप इन योर पॉकेट तो होता है, कीप इन योर बॉक्स तो होता है. अगर मेज़ पर है तो मेज़ पर बुक्स को प्लेस किया जाता है, प्लेस या पुट. प्लेस दीज बुक्स ऑन द टेबल या पुट दीज बुक्स ऑन द टेबल. प्लेस में और पुट में भी क्या अंतर है? जब अपनी पोजीशन से बाहर जाते हैं तो वो होती है पुट, जब अपनी पोजीशन में आता है तो वो होता है कीप. और प्लेस अर्थात केवल रखनी दी गई हैं, उस पर अभी भी हमारा अधिकार है. तो दैट वे वी कैन से दैट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. सो माय डियर चिल्ड्रन, इस प्लेटफॉर्म से, जो कि विजुअली तो है ही, ऑडिबल भी है, इसमें जो कुछ आप देखते हैं, इसके लिए मैंने आरके इंटरनेशनल स्कूल कहिए, आरके पब्लिक स्कूल कहिए, आप इस मंच से जो सीख रहे हैं वो उतना वर्थ गिविंग होगा कि अगर मैं दोबारा किसी और मंच से सिखाऊंगा तो पद्धति अलग होगी. बट आई एम हैप्पी कि आप थोड़ा सीखते जा रहे हैं. इससे आगे हम कल बढ़ेंगे इस वाले एपिसोड में, और या नेक्स्ट टर्म पर जब भी मिलेंगे. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. Let us see tomorrow in concern with what? Verbs.